नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं। ज्ञान वापी से जुड़ी यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी सर्वे पर रोक लगा दी है। ज्ञान वापी में एएसआई सर्वे पर फिलहाल यह रोक लगा दी गई है और 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक इसी तरीके से यह रहेगी। और सर्वे पर अंतरिम रोक का जो बात इसमें सामने आ रही है, जिला अदालत ने यह फैसला अब इस पर आगे लिया जाएगा। और साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी हाईकोर्ट जाने की परमिशन मिल चुकी है, यानी कि मुस्लिम पक्ष जो अब तक आपत्ति जता रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी उसको अब यह परमिशन दे दी गई है कि वो अपनी बात निचली अदालत में रख सकता है। तो हाईकोर्ट के स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करें, सुप्रीम कोर्ट का यह भी स्टेटमेंट सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान वापी सर्वे पर फिलहाल रोक लगा दी है। देखिए, एएसआई सर्वे की बात निकलकर सामने आ रही थी, इसके बाद से हिंदू पक्ष के लिए राहत भरी यह खबर थी। सर्वे को कोई रोक नहीं लगाई है, इस रूप में ना कहिए, बल्कि ये कहा है कि ब्रीथिंग टाइम उनको दिया जा रहा है कि फ्राइडे को ऑर्डर हुआ था तो 2 दिन का समय मिल जाए। परसों बुधवार की शाम को 5 बजे तक हाईकोर्ट जाकर वहाँ अपनी बहस कर सकते हैं। खाली चैनल का फ़र्क है कि वो चैलेंज कर सकते हैं, इसको रोक के रूप में ना देखा जाए। क्योंकि हाईकोर्ट उनको जाने का अधिकार दिया है, मानवीय बात है, तब तक वो आदेश इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो वाराणसी जिला जज के आदेश के खिलाफ एक एप्लीकेशन दिया गया था, जिस एप्लीकेशन में यह मांग की गई थी कि जिला जज वाराणसी ने पिछले शुक्रवार के 4:30 बजे शाम में एक आदेश पारित कर एएसआई इन्वेस्टिगेशन ज्ञान वापी परिसर में कराने का आदेश पारित कर दिया गया है। लिहाजा मुस्लिम पक्ष चाहता था कि उस आदेश पर रोक लगा दी जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह आदेश दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष कानून के हिसाब से जाकर के अपील फाइल करें। और जब तक अपील फाइल नहीं करते हैं, यानी कि 26 तारीख तक उनको अपील फाइल करना है और 26 तारीख के 5 बजे शाम तक जो जिला जज का आदेश है उस आदेश पर रोक लगा दिया गया है 5 बजे शाम तक। अगर वो अपील फाइल करते हैं, उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है, 5 बजे शाम के बाद वह जो आदेश होगा स्वतः निरस्त माना जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, फिलहाल जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी गई है। खबर यह है कि 26 जुलाई तक जो स्थिति है वो इसी तरीके से बनी रहेगी, कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं करेगा। हालांकि खबर यह भी सामने आ रही है कि मुस्लिम पक्ष जो है उसको भी एक मौका मिला है कि वो भी अपनी जो बात है वो रख सकता है। जी, 7 बजे से प्रारंभ हो गया था और 12 बजे तक जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा की तारीख को वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश दिया था कि एएसआई सर्वे कराया जाए और बिना ज्ञान वापी परिक्षेत्र को नुकसान पहुंचाए हुए। तो वो जो एएसआई कार्य है वो सुबह 7 बजे से प्रारंभ एएसआई पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम पूरा सर्वे का प्रारंभ कर दी थी, रूपरेखा तैयार कर दी थी और नापी पूरी हो गई थी बाहरी दीवारों की। उसके साथ साथ 2 चिन्ह थे, उनकी जो है उनसे तकनीकी सिस्टम से फोटो और वीडियोग्राफी कराई गई है। फिलहाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है 1991 में, आपको बताना चाहूंगा 1991 से लगातार तमाम अदालतों में जो फैसले चल रहे थे, लेकिन जो नया मोड़ आया है वो कहीं न कहीं कुछ संकेत और दे रहा है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है उसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिया है कि आप हाईकोर्ट का रुख करिए और हाईकोर्ट यह तय करेगा दिशा और दशा उसकी कि क्या एएसआई सर्वे कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। आज जो रोक लगी है वो 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगी। फिलहाल जो एएसआई टीम है और जिला प्रशासन की टीम यहाँ से ज्ञान वापी महजिद से वो रुख करती है और 26 जुलाई 5 बजे तक इंतजार होगा कि क्या कमेटी
चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट ये आपके सामने, आपको बता दें कि 26 जुलाई तक एएसआई सर्वे पर अंतरिम रोक जिला अदालत के फैसले पर ये फिलहाल लगी है और मुस्लिम पक्ष को भी हाईकोर्ट जाने की परमिशन ये दी गई है। एएसआई को आदेश के बारे में ये बताया गया है और आपको बता दें कि एएसआई सर्वे का काम तत्काल बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी स्टेटमेंट सामने आया। हाईकोर्ट स्टे खत्म होने से पहले इस पर सुनवाई होनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, आज सबकी निगाहें टिकी थी कि क्या कुछ इस पर हो सकता है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें जो सुप्रीम कोर्ट पर रखी हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपनी दलीलें रखी हैं एएसआई सर्वे को लेकर, क्योंकि 2 दिन जिस तरह से खबर सामने आई थी, हिंदू पक्ष काफी खुश नजर आ रहा था कि अब इसका एएसआई सर्वे होगा, जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहा है कि इसका अगर यहां पर सर्वे होता है, कार्बन डेटिंग होती है तो नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इंटरफेयर किया है और 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी में कई नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कई पार्टियों के नेता इसमें शामिल हुए हैं। आरएलडी नेता राजपाल सैनी भी शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री साहिब सिंह सैनी वो भी शामिल हुए हैं। सपा नेता जगदीश सोनकर, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी के लिए वाकई एक राहत भरी खबर है। सपा नेता सुषमा पटेल, उन्होंने भी बीजेपी का हाथ थामा है, बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है, तो बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट है। लेकिन सपा को एक बड़ा झटका ये लगा है, क्योंकि मिशन 2024 और उससे पहले एक एक करके पार्टी के बड़े नेताओं का अपनी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होना, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी वो भी बीजेपी में शामिल हुए। ये देखिए, पटका पहनाकर उनको पार्टी ज्वाइन ये करवाई गई है। सपा नेता जगदीश जो है वो भी, उन्होंने भी अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन ये थामा है। सपा के ऐसे तमाम नेता, एक सपा नेताओं की ऐसी लिस्ट जो अब तक सपा में थे लेकिन अब उन्होंने सपा को टाटा कर दिया है और बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट है। आरएलडी नेता राजपाल सैनी वो भी शामिल हुए हैं और पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। सपा नेता जगदीश सोनकर वो भी शामिल हुए हैं बीजेपी में, और इसी के साथ सपा नेता सुषमा पटेल वो भी शामिल हुई हैं। और देखिए, यहां पर जितने भी जो दिग्गज हैं तमाम और पार्टियों के जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा, उन्हें बीजेपी का ये भगवा रंग का पटका उनको पहनाया गया। उसके बाद बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद रहे, तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में आज तमाम जो दिग्गज और पार्टियों के जो थे, सपा की बात करें, आरएलडी की बात करें, आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मिशन 2024 बेहद नजदीक और ऐसे में पार्टी अपनी मजबूती को और ज्यादा जमीनी स्तर पर और ज्यादा मजबूती बनाने में जुटी हुई है। 9 साल की उपलब्धियां जो केंद्र सरकार की रही हैं वो जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। तमाम पार्टियों के जो दिग्गज हैं उन्होंने आज बीजेपी का दामन ये थामा है, पटका पहनाकर उनको पार्टी में शामिल किया गया। आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनकी अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में तमाम जो नेता है आज वो शामिल हुए हैं बीजेपी में। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आज बीजेपी के लिए यह वाकई राहत भरी खबर है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका ये सपा के लिए है, क्योंकि मिशन 2024 ऐसे में जमीनी स्तर पर एक मजबूत पकड़ होने के साथ साथ बीजेपी अपना कुनबा भी बढ़ा रही है। लेकिन सपा के साथ ये क्या हो रहा है, एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम कदावर नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। खासकर शालिनी यादव की बात करें, वाराणसी से आती हैं, सांसदीय चुनाव लड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी रही हैं, महापौर की प्रत्याशी रही हैं, यानी काफी पुरानी नेता हैं। वो आज समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की दामन थाम लिया। साहब सिंह सैनी की बात करें, आपने देखा होगा कि जब धर्म सिंह सैनी जब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद क्योंकि साहब सिंह सैनी सैनी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पश्चिम में उनकी
मजबूत पकड़ है। तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज साहसिक सैनिक के साथ भारतीय जनता पार्टी खचाखच कार्यकर्ताओं नेताओं से भरा हुआ था और समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सुषमा पटेल भारतीय समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक हैं, वर्तमान में अभी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अंशुल वर्मा समाजवादी पार्टी से हरदोई से विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार आज तमाम दलों के जो नेता थे, वरिष्ठ नेता, वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर 80 में से 80 सीटें जीतने का, उसको लेकर कहीं उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है, आप समझिए कि जो एक विपक्ष का समूह बन रहा था जिसका इंडिया नाम दिया गया है, उसमें अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था कि तमाम जो राजनीतिक दल है वो विपक्ष में एक साथ जोड़ने के लिए कहा गया था। लेकिन अब अपना कुनबा खुद अखिलेश यादव नहीं बचा पा रहे, तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव की कहीं न कहीं बिसात अभी से बिछना शुरू हो चुकी है। और 2024 का जब चुनाव होगा, मुझे लगता अखिलेश यादव को काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और तमाम मैं देख रहा था कि तमाम जो नेता थे उनसे जो आज शामिल है वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा जो कारण है लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो अपने नेता से मुलाकात करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आप नेताओं से मुलाकात कर सकते हो, कोई ज्यादा मशक्कत की सामना नहीं करना पड़ता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर धर्मपाल सिंह की बात करें या तमाम मंत्रियों की बात, जिस तरीके से वो नेता कह रहे थे। तो इसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि उनका जो मुखिया है, जिनके मार्गदर्शन पर कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है, उनसे मिलने में अगर इतना विलंब होता है, इतनी उनकी परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, तो मुझे लगता यही वजह भी रही है एक तमाम जो नेता छोड़ के आए हैं। समाजवादी पार्टी को 2024 में मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि अपने नेताओं को, क्योंकि चुनाव के समय जो बिल्कुल अनूप, ये हमेशा से शिकायत रही है, नेताओं को तोड़ लाए। बिल्कुल ये हमेशा से शिकायत रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए तो ये प्लस पॉइंट है, मिशन 2024 से पहले उनका कुनबा अगर बढ़ रहा है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के ही जो अखिलेश यादव है उनसे ही मुलाकात करने में उनको दिक्कतें होती थी, ये हमेशा से शिकायत रही है कि अखिलेश यादव नजर नहीं आते, चुनाव के वक्त ही उनकी थोड़ी चहलकदमी नजर आती है। तो क्या आपको लगता है क्या अखिलेश यादव को वाकई अब जमीनी स्तर पर उतरना बेहद जरूरी हो जाता है? क्योंकि हमने देखा है जब नॉमिनेशन भी होता है वहां पर भी वो मौजूद नहीं रहते। बिल्कुल, आपने देखा किस तरीके से जब पिछली बार गठबंधन 2022 में हुआ था तो ओम प्रकाश राजभर ने सवाल उठाया था और उनको नसीहत दी थी कि अखिलेश यादव को जमीन पे उतरना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा और उनको प्रचार प्रसार के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद देखो लगातार, चाहे आजमगढ़ की सीट हो या फिर रामपुर की सीट हो, लगातार वो समाजवादी पार्टी अपने जो उनकी पूर्व पैतृक सीट थी, आप समझ सकते हो, जो उनका गढ़ कहा जाता था, वो अपनी सीटें हार गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सबसे जो कमजोर पॉइंट है वो अखिलेश यादव बाहर न निकलते हैं। और यही वजह है, आपने देखा उपचुनाव हो गया, अखिलेश यादव की कोई रैलियां नहीं थी, कोई जनसभा नहीं थी। जब दो प्रचार थमने वाला था तब एक दिन पहले अखिलेश यादव लखनऊ मेट्रो पर घूमकर चुनाव प्रचार किया। तो यही वजह है कि ऐसे में जब चुनाव हो रहा हो और अपना जो मुखिया हो अगर क्षेत्र में ना जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता मायूस हो जाते हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार सारे चुनाव जीत रही है और यही वजह है कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते हैं। अपने जो कार्यकर्ता हैं या फिर उनको क्षेत्र में ना जाकर के, बल्कि उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव को हार रही है। और 2022 की अपेक्षा अब देखिए 2024 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल अनूप, लेकिन सवाल यही है कि क्यों अखिलेश यादव इतने शांत बैठे हुए हैं? अब क्या वो इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उनके पार्टी के दिग्गज उनकी पार्टी को टाटा कह चुके हैं। मायावती अब एक बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, बैक टू बैक मीटिंगें हो रही हैं, किस तरीके से आप काम करना है वो फीडबैक भी ले रही हैं। लेकिन बीएसपी तो बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल ठंडे माहौल में इस वक्त चल रही है। उनके तो पार्टी के तमाम दिग्गज जो हैं आप उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई स्ट्रांग पार्टी बची है? कोई लग रहा है ऐसा कि कोई विपक्ष के लिए कोई बड़ी पार्टी अभी है ऐसी जिससे एक बड़ी टक्कर बीजेपी को मिल सकती है? देखिए, वर्तमान के अगर हालात देखे जाएं या फिर पिछले चुनाव का और आंकड़ा उठाया जाए
वो चाहे 2019 की बात करें या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें। आप देखिए, समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन था, जबकि दोनों ही पार्टी उत्तर प्रदेश की काफी मजबूत है। एक दलित समाज से प्रतिनिधित्व करती है मायावती, उनका जो दलित वोटर है वो फिक्स रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। और ऐसे ही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी मानी जाती है, ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर दोनों पार्टियां एक में मिलने के बाद भी अगर वर्तमान सरकार को या फिर यह समझिए भारतीय जनता पार्टी को मात नहीं दे पा रहे, हरा नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ कमियां जरूर होंगी। और यही वजह है कि लगातार चाहे छोटे चुनाव हो या फिर बड़े चुनाव हो, समाजवादी पार्टी उस तरीके से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है। कारण सबसे बड़ा है क्योंकि अखिलेश यादव खुद अब जमीनी हकीकत पे जाना नहीं चाहते हैं, और बड़े जो नेता थे वो समाजवादी पार्टी में अब खत्म हो चुके हैं। क्योंकि आप पिछले समाजवादी पार्टी की तरफ अगर रुख अपनाते हैं, जब मुलायम सिंह का उस समय दबदबा हुआ करता था, मुलायम सिंह के साथ में तमाम जो बड़े नेता, चाहे अमर सिंह की बात करें, आजम खां की बात करें या फिर और तमाम जो नेता थे वो उनके साथ में चलते थे। और आप समझिए कि जनता अगर अमर सिंह से मिल लेती थी या फिर आजम खां से मिल लेती थी तो उसको विश्वास होता था कि हमने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर ली, अब उसका काम हो जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में कुछ विपरीत स्थितियां हैं। लोग मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव से जाते हैं, लेकिन उनके साथ के नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं होता है कि ये बात वहां तक पहुंचेगी या फिर अखिलेश यादव उनका काम कर ही देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से लगातार समाजवादी पार्टी टूटती जा रही है। और आज देखिए किस स्थिति में पहुंच चुकी है। जो संस्थापक सदस्य रहे, जो समाजवादी बिल्कुल, पार्टी ये बहुत जरूरी हो जाता है के अनूप साथ कि अगर कदम कोई से पार्टी कदम का बड़ा मिला के लीडर चलते है, जब उसी से ही कांटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं नेताओं के, उनके पूर्व जो दिग्गज हैं, तो फिर आम इंसान पर क्या संदेश जाएगा, ये भली भांति समझ में आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। के नेतृत्व में जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, हमारी गरीब कल्याण को समर्पित सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश और देश के विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ जुड़कर उनसे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो विकास यात्रा है, मोदी जी के नेतृत्व में जो विजय रथ है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प 2024 में हम सब लोग मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 80 की 80 सीटें जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम आप सब लोग मिलकर एक दूसरे से संबद्ध करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार पुनः अपने सभी परिवार में सम्मिलित होने वाले साथी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और एक बार पुनः अपने सभी मीडिया के बंधुओं का, बहनों का और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। और इस संकल्प के साथ हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 का जो लक्ष्य हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसे सब मिलकर पूरा करेंगे, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। और वहीं योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज सुबह सीएम योगी जनता दरबार उन्होंने लगाया, जहां पर उन्होंने दूर दूर से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना है और अधिकारियों को सभी समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण करने के आदेश भी दिए हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानसरोवर मंदिर रुद्राभिषेक उन्होंने किया और मंदिर में चल रही कथा में भी वो शामिल हुए हैं। और अब बात होगी 4 मिनट में 18 मंडल की। लखीमपुर खीरी में अनियंत्रित होकर खाई में घुसी है कांवड़ियों का ट्रैक्टर चालक सहित 2 कांवड़िए घायल, मौके पर पहुंची है पुलिस। अमेठी में होटल में काम कर रहे युवक का मिला शव, फांसी के फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। उन्नाव में इंस्पेक्टर का सरकारी आवास पर फंदे से लटकता मिला शव, एसपी को दी गई सूचना, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में रोड के किनारे टहल रहे 5 युवकों को कार ने रौंद दिया, 3 की मौके पर मौत, 2 घायल, आरोपी मौके से फरार, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
अलीगढ़ में नदी में युवक ने लगाई छलांग, कार्रवाई के नाम पर पुलिस कर रही है फॉर्मेलिटी। 7 घंटे बाद भी नहीं किया गया रेस्क्यू। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई तो युवक ने खा लिया जहर। युवक को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। किस्त लेट देने पर दुकानदार ने की थी अभद्रता, आरोपी हिरासत में। फतेहपुर में नदी में नहाने गए भाई बहन डूबे, गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को बरामद किया। गड़ा मजरे खलवा गांव का मामला। फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन के किनारे सो रहे गरीबों के ऊपर चढ़ी है कार। आधा दर्जन लोगों को कार ने कुचला। मौके से फरार कार चालक, सूचना पर पहुंची पुलिस। आगरा में नोएडा से आगरा की तरफ आ रही बस में लगी आग, मची अफरा तफरी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रयागराज में मुहर्रम के चौथे दिन सुजात खां के इमाम बाड़ा से उठी मेहंदी। ढोल बाजे के साथ उठी मेहंदी, काफी तादाद में शामिल हुए। सहारनपुर में छात्र की हत्या के विरोध में दलित महिलाओं ने किया सड़क पर जाम। पुलिस ने लाठी प्रहार कर जाम को खुलवा दिया। शराबस्ती में शिवालयों पर शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का लगातार। कन्नौज में आज शुरू हुआ वन महोत्सव। नगर पालिका को मिला है 5100 पौधे लगाने का टारगेट। पालिका अध्यक्ष ने कहा 24 घंटे में पूरा होगा ये टारगेट। हमीरपुर में बरसात के उमस के चलते गर्मी से आंखों के इन्फेक्शन का भी डर। कंजक्टिवाइटिस, इस बीमारी का लोग हो रहे हैं शिकार। एक दूसरे को छूने से भी बढ़ती है ये बीमारी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।